हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस एजुकेटर। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल से रिकॉर्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसमें अभी हमें आ रही कंप्यूटर की सीरीज़ और ये साथ में आपका इंग्लिश और डेली ये जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जो है ये डेली अपडेट होता रहता है। तो आप हमसे जुड़े रहें। तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम 35 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। 35 क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म एज, जैसे आप कोई अपना ब्राउज़र खोलते हैं तो जो फर्स्ट पेज होता है, जो फ्रंट में जहाँ पे आप जो ओपन होता है उसको बोलते हैं क्या, होम पेज, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो रहेगा डैश इज़ द अपेयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर। मोस्टली सभी लोगों को पता होगा जिन्होंने जिनके पास फ़ोन है, जो मैसेज करते हैं, जिनके पास लैपटॉप है, जो आपका नोट्स बनाते हैं या फिर किसी भी चीज़ में जो टाइपिंग के पर्पज़ से जो चीज़ यूज़ होती है, तो इसमें जो इसका जो आंसर रहेगा टाइप करेक्टर का वो रहेगा फॉर्मेट, ठीक है। क्योंकि साइज़ जो है, कलर जो है, ये मोस्टली फॉर्मेट के अंदर ही आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो रहेगा व्हेन अ फाइल इज़ सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको क्या होता है, ए अ कॉपी इज़ ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, इट मस्ट बी given a name to identify it. It doesn't need a name. Next, it only need a name if it is not going to be printed. तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। आप किसी भी डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी फाइल क्रिएट करते हो, नोट पैड पर, वर्ड पैड पर, कहीं भी, तो जब आप उसको सेव करते हो तो उसको कुछ ना कुछ नाम आप देते हो। अगर आप तो तभी मान लो आपने उसका किसी चीज़ से रिलेटेड, मान लो आप चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कुछ फाइल बना रहे हो, तो आप उसको जब आप उसको कंट्रोल प्लस एस दबा के सेव करोगे तो वहाँ पर हमारा यूज़र नेम का ऑप्शन आता है सेव करने से पहले। तो आप उसको कुछ ना कुछ नाम देते हो तो वो फिर उसी फॉर्मेट में सेव होती है, ताकि आपको उसको ढूंढने के लिए भी आसानी रहे और एक वो फोल्डर में, एक उसमें सीक्वेंस में वो सेव रहे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा ऑफिस लेंस विच आर स्कैटर्ड जोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ कॉरपोरेट। अगर आप लोगों को पता हो तो लेन की जो फुल फॉर्म है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें जो बात कही गई कि जोग्राफी एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है, एंड कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ कॉरपोरेट, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? जब हम लार्ज जोग्राफिकल एरिया की बात कर लेते हैं कि जो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। वाइड एरिया नेटवर्क वो होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ लैन जो है, वैन जो बनता है वो बनता है जैसे एक लेन, दो लेन, ये वैन है, ठीक है, लैन। तो जो ये है, ये सब है, तब जाकर ये, तो लार्ज एक कॉर्पोरेट ऑफिस से दूसरे में, तीसरे से, तब जाकर ये वैन कनेक्ट होता है, तब जाके इसके लार्ज जोग्राफिकल एरिया के अंडर आता है क्या, वैन, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को समझ आ गया होगा ये डायग्राम के थ्रू। इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजर दैम। तो जो डाटा और प्रोग्राम होता है वो कहाँ स्टोर होता है, जब प्रोसेसर यूज़ होता है, ठीक है। तो मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, मेन मेमोरी। कोई भी आप डाटा स्टोर करते हो तो पहले मेन मेमोरी में ही स्टोर होता है, ठीक है। मेन मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट जो है हमारा डैश रिप्रेजेंट रोज फैक्ट वेयर एज डैश इज डाटा मेड मीनिंगफुल। इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, आप लोग खुद, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, मतलब कि आप इसका, अगर आप लोगों को पता तो आप खुद भी इसका आईडी से भी आंसर लगा सकते हो। जो डाटा किससे बनाता है, आप कुछ भी डाटा ले लो, आप वो किससे बनाता है, इसका जो आंसर है वो बी रहेगा। तो ये जो डाटा किससे डाटा बना होता है, किससे, रोज एंड फैक्ट से। लेकिन इन्फॉर्मेशन किससे होती है, इन्फॉर्मेशन इज ए डाटा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक डाटा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेड इट यूजफुल।
पहला है रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड। डाटा इन रोम इज़ नॉन वोलेटाइल डेट इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डाटा स्टोरेज। रोम चिप्स आर इजीली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा 41 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों ने पढ़ा होगा मेमोरी वाले चैप्टर में, रैम और रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो जो रोम होता है ये होता है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। मान लो मतलब कि परमानेंट होता है। क्यों? अगर आपका डाटा अगर पावर चली जाती है, लाइट चली जाती है, उसके बाद भी अगर आप कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं तो ये उसमें सेव रहता है, वो डिलीट नहीं होता है, इसलिए ये परमानेंट मेमोरी होती है। और जो रैम होता है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 42, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स डेट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज, ठीक है। इसका आंसर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन, बी कुकीज़ है, सी डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर, डी रहेगा बूट डिस्केट्स, ठीक है। तो 42 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब हम किसी पॉसिबल फॉल्ट्स को और उसकी कॉजेज़ को जब हम फाइंड कर लेते हैं तो उसको जो कहा जाता है कौन सा सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, वो होता है डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 43, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग ज़रा थोड़ा ध्यान से करेंगे। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ए बेसिक, कोबोल, फोटोन, बी प्रोलॉग, सी या C++, डी रहेगा असेंबली लैंग्वेज। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज में आती है, और जो बेसिक, कोबोल, फोटोन, सी ये हाई लेवल लैंग्वेज आप लोगों को अगर पता हो, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि ये लैंग्वेज कब बनी थी, किसने बनाई थी, इन्वेंट किसने की थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, NAV, एफरोट, ओरेकल या मैकफ्री, ठीक है। इसमें पूछा गया नोट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। आप लोगों को शायद मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि इंटरनेट के थ्रू हम मतलब इंटरनेट से अगर जुड़ना तो हमको किसकी ज़रूरत होती है, हमको जो ज़रूरत होती है वो होती है किसकी, मोडेम की। मोडेम क्या है? मोडेम मैंने आपको बताया था, तो मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता दूं। मोडेम वो है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल सिग्नल को किसको कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। तो मोडेम प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो ए है अ डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। 46 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट हमारा 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। 47 का ऑप्शन आप लोग ऑप्शन देख के बता सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क भी है, हार्ड डिस्क भी है, टेप भी है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस है। व्हेन डज नेक्स्ट हमारा व्हेन डज जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम था सॉरी, उसको कब डेवलप किया था? उन्होंने किया था ऑप्शन नंबर बी। ये आपका कंप्यूटर बेसिस का फर्स्ट चैप्टर में ही ये क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक से भी आ सकता है, कुछ भी नहीं छोड़े आप, खासकर इन्वेंटर्स के नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा और नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू डैश डाटा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 49 का आंसर रहेगा 680 MB। नेक्स्ट है हमारा 50, MIS इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय, एक सेकंड में आपको इसको ऑप्शन, हाँ तो ये रहे ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर, वर्कर्स, सी फॉरमैन या डी मैनेजर। किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए इफेक्टिव डिसीजन कौन से उसमें लिया, कौन ले सकता है, मतलब कि किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या किसी भी डिज़ाइन को उसके, तो जो इफेक्टिव डिसीजन होता है आप देख सकते हैं
कंज्यूमर तो नहीं ले सकता, वर्कर्स है उनका काम तो काम करना है, ठीक है। तो जो मैनेजर होता है वो किसी भी जो सॉलिड डिसीजन होता है, इफेक्टिव डिसीजन, वो मैनेजर ही लेता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, ये शायद प्रीवियस वीडियो में भी शायद ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। तो चलिए, ये तो इनपुट आउटपुट चैप्टर होगा तो आप लोगों को इसको इसमें डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो लाइट पेन है ये क्या है, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। 51 का जो आंसर है वो रहेगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस कैसे, जब आप सॉरी, जो लाइट पेन होता है मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। लाइट पेन जो है वो किसी भी डाटा को डायरेक्टली ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में यूज़ होता है, ठीक है। और इस स्क्रीन पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन होती है, इसको भी ये आइडेंटिफाई करता है लाइट पेन, जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। नेक्स्ट हमारा BCD इज़ है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोड डेसिमल, ठीक है। और जी के बाइनरी कोडेड डिजिट, और नेक्स्ट है बिट कोडेड डिजिट। तो 52 का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। जिन्होंने भी अभी पेपर दिया था और जिन लोगों ने तैयारी की है वो मोस्टली 95% बच्चे होंगे जिसको ये आंसर का पता हो। 2-3% ही होगा जिनको शायद इस क्वेश्चन का भी आंसर ना पता हो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, आप लोगों को EDSAC IBM 401, CDC 604 या ICL 2900। फर्स्ट जनरेशन की जब इसमें बात होगी तो मैं हम थोड़ा फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो आपका 1940 से लेकर 56 तक थी, ठीक है। 1940 से लेकर 1950। इसमें जो है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें मशीन लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया था, किसका, मशीन लैंग्वेज का। और इसके अलावा इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, याद रखना। और इसमें जो है आपका बहुत से कंप्यूटर यूज़ किया गया था, जिसमें यूनियक था, IBM 701 था, 650 था, EDX था, 709 था, 704 था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं बताता था EDSAC, यूनियक, IBM 701, 650, ये थोड़ा बहुत है आप लोगों को पता चल जाएगा जैसे आप धीरे धीरे कर रहे हो। लेकिन इसमें जो फर्स्ट जनरेशन में जो मेन याद रखने का है वो रहेगा इसकी जनरेशन कब से कब तक, 1940 से लेकर 56 तक। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। नेक्स्ट इसमें हुआ था मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, ये देखो मैंने आप लोगों का भी ऊपर अभी बताया था, तो इसका आंसर आप लोग खुद दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी इसमें दे रखा है आपको। नेक्स्ट हमारा फोटोन इज़ अ फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फ्लोपी ट्रांसलेशन। फोटोन जो है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से, ठीक है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म भी है FOR, ये देख लिया आप, 2 वर्ड से FOR TRN, फॉर्मूला, और TRN मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है। EPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इजीली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या नन ऑफ द अबव। 57 का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वो डेवलप्ड इन, आप लोगों को मैंने बताया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब यूज़ हुआ था, 1940 से लेकर
56 था। जो सेकंड जो हमारा कंप्यूटर जो यूज़ हुआ था जनरेशन, वो हुई थी आपका ऑप्शन नंबर बी, 1956 से लेकर 65 तक। ठीक है, सॉरी 65 है। तो 58 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा अगर हम इसमें सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि टाइम पीरियड क्या है, 1956 से लेकर 1965 तक। किसी में 64 भी दिया गया है, किसी में 65 भी दिया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम में आंसर लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जगह 63 ही दिया जाता है, 63 या 64। तो जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था सेकंड जनरेशन में, ठीक है, ट्रांजिस्टर का। सेकंड, इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हुआ था, असेंबली लैंग्वेज। उसके अलावा इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ हुआ था। क्या? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका यूज़ हुआ था। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक और मैग्नेटिक कोर का भी इसमें यूज़ हुआ था। और बाकी कौन कौन से इसके एग्जांपल है ये आपको इसमें आगे देखने को मिलेगा एमसीक्यूज में, तो हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे। इतना जानना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी मैं आपको जनरेशन के रिगार्डिंग मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो 58 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, कब था? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। 59 का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा, मुझे लग रहा है मोस्टली लोगों को इसका पता होगा, मोस्टली क्या सभी को, जब सबसे पहले तो ए इसका आंसर रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन? जो माइक्रो प्रोसेसर था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ हुआ था वो फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। बाकी हम चलो ये इसको जो ये सीरीज़ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मिनिमम 30 या 35 क्वेश्चन हम दोबारा इसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आप इस चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, खुद को मोटिवेट रखें, खुद को पॉजिटिव रखें। आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, घर से बाहर ना निकले। बर्डन आजकल बहुत है, सभी पे बर्डन है, घर में बच्चों पे है। अपनी तैयारी रखें, एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकती है। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में एग्ज़ाम होना ही होना है। अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, बहुत से एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुए हैं। तो खुद को मोटिवेट रखा, ये मत सोचे कि भाई आपकी तैयारी अब कैसे होगी या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, आप क्या करें। एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। आप अपनी तैयारी रखें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, खुद को मोटिवेट रखें और फोकस्ड रखें एक चीज़ पे। जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसी पे फोकस रखें और अपना बेस्ट दें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर इसमें कुछ थोड़ा मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए सॉरी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो डेट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स यू, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।